नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं, एक दो पॉइंट्स पे कर रहा हूं, और उसमें सबसे पहले राहुल गांधी की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है एक विजिटिंग फेलो के रूप में जो भी उनके बंद कमरे में भाषण हुए और जिसमें छन छन करके कुछ खबरें आ रही हैं, उस बारे में बातें करूंगा। हालांकि मैं राहुल गांधी की बातों पे ज़्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो रोज़ की बातें हैं उनकी। जैसे वो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया, जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक से उनका मतलब सीधा मुस्लिम समाज से होता है, वो जो है उसका जीना मुश्किल हो गया है, लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म हो गई हैं, एससी एसटी दलित ये जितने भी हैं इनको नहीं जीने दे रहे, नहीं जो है इनका इन पे अत्याचार हो रहा है। हालांकि उसी एसटी बहुल और क्रिश्चियन बहुल जो इलाका है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ इनको कोई नहीं पूछता। ये जो है वहाँ पे 8 सीट लाए कुल 3 राज्यों के चुनाव में, और ये तब की बात है जबकि ये खुद वहाँ पर इनका वर्चस्व रहा है लंबे समय तक। अगर हम त्रिपुरा की बात छोड़ दें, उससे पहले भी सीपीएम वामपंथी को आने से पहले भी इन्हीं का वर्चस्व था। तो ये जो यहाँ पर जो प्रलाप करते रहते हैं, लगभग लगभग वही प्रलाप वो वहाँ कर रहे थे, तो कोई नई बात नहीं, इसलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया। लेकिन एक बात पर मेरा ध्यान गया उसमें, इसलिए मैं इस बात को लेकर के वीडियो बना रहा हूं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो उन्होंने एक बात कही कि चीन जो है सद्भावना फैला रहा है, या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो है देश में विश्व में जो है सद्भावना फैला रही है। ये वही राहुल गांधी हैं जिनके हर बयान में एक भी लफ्ज निकलेगा तो उसमें अडानी और चीन दोनों जरूर रहेंगे, कि चीन ने भारत के जो है 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया, और जो प्रधानमंत्री है उनकी लाल लाल आंखें कहाँ चले गई, कहाँ उनका 56 इंच का सीना चले गया, इस ढंग की जो है बातें ये करते रहते हैं। हालांकि फैक्ट कौन देगा? जो सीमा पर लोग बैठे हैं, जो हमारी सेना है, उसको पता है कि क्या फैक्ट है। और एलएसी क्योंकि डिफाइंड नहीं है, जो 1962 के उस युद्ध के समय, युद्ध विराम के समय जो सेना जहां पर थी वो सब वो वहीं के वहीं पर रहेगी, और उसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान लिया गया। और बीच का जो एरिया है वो बफर स्टेट के रूप में, बफर लैंड के रूप में है, वो जहाँ ये लोग भी गश्त करते हैं, हमारे लोग भी गश्त करते हैं, लेकिन चौकियाँ पीछे हैं सबकी। अच्छा, क्योंकि सेना ने कई बार कह दिया कि नहीं, जो कुछ कह रहे हैं कोई हमारा कब्जा नहीं हुआ, तो उसको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इनको सेना पर विश्वास ही नहीं है। वो तो मजबूरी क्या हो गई कि जनता को विश्वास सेना पर हो गया, इसलिए अब इनको, अब सेना को गालियां कम पड़ रही हैं। नहीं तो पहले तो खुलेआम न कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ना ये हुआ ना हुआ। तो जो राहुल गांधी यहां पर चीन के खिलाफ इतना बोलते थे, तो चीन तो माध्यम था, टारगेट मोदी थे। तो जो मोदी के खिलाफ जो इतना बोलते थे चीन को लेकर के, वह कैम्ब्रिज में जा करके वो उनका वो तारीफ करने लगे जिनपिंग की, कि चीन जो है सद्भावना फैला रहा है। अब आप ये देखिए कि क्यों ऐसा होगा। ये कोई साधारण सी बात नहीं है जिसको हम ऐसे ऐसे मान लें कि हाँ उन्होंने जैसे वो बोलते रहे अनसेंट वैसे बोल दिया। नहीं, ये सोच समझ करके दिया गया बयान था। तो उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आज जो है चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अलग थलग पड़ गया है, अकेला पड़ गया है। उसमें विस्तारवादी होने का आरोप लगता है। पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया में जो है इसने एक किस्म से कब्जा कर लिया है। हर जो इसके पड़ोसी कंट्री है, या जो साउथ चाइना सी है, उससे लगने वाले जितने भी कंट्री हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, उनके साथ इसका विवाद हो गया। इवन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो है, ऑस्ट्रेलिया जापान इन सब के साथ इसका विवाद चल रहा है। और ऊपर से जो है भारत से तो झड़प भी हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, और उनके तो 100 के आसपास है, लेकिन वो कभी बताएंगे नहीं। और ना कभी अगर राहुल गांधी को उन्होंने बताया भी अगर होगा तो ये यहाँ नहीं बताएंगे कि कितने मारे गए, क्योंकि हमारे जवान इन परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनको छूट मिलनी चाहिए।
वो सबसे साहसी अगर कोई है, अगर दुनिया में कोई फौज है तो भारत की है। भारतीय सैनिक बड़ी टफ उससे गुजरते हैं, टफ ट्रेनिंग से गुजरते हैं। और पहाड़ी उसमें, क्योंकि हमारा पूरा जो भी हमारी पूरी सेना है दोनों तरफ, चाहे ईस्ट की तरफ हो या वेस्ट में पाकिस्तान हो, ज़्यादातर जो है, अगर राजस्थान को छोड़ दिया जाए, पंजाब को छोड़ दिया, ज़्यादातर जो है पहाड़ी इलाकों से है। तो हमारी सेना हो गई, आईटीबीपी हो गई, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है सीमा पर, ये सब इन चीज़ में ट्रेंड है। तो उन्होंने तो दबोच के रख दिया उनको। ये अब छोटे मोटे देशों की बात तो चीन तो परवाह करता नहीं है। फिलीपींस क्या बोल रहा है, वियतनाम क्या बोल रहा है, इनको तो समझता ही नहीं है। लेकिन भारत क्योंकि न सिर्फ एक उभरती हुई सामरिक शक्ति है, बल्कि अब आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभर रहा है, तो भारत की बात को, भारत के परिप्रेक्ष्य को पूरे विश्व में लिया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि इटली की प्रधानमंत्री जो है मोदी जी की तारीफ कर रही थी कि सबसे लोकप्रिय नेता है। तो लोकप्रिय नेता, एक तो आप अपने देश में आपकी जनता आपको मानती है, वो एक अलग आयाम है, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर ये कहता है कि सबसे लोकप्रिय है, तो फिर हमको अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से ही देखना पड़ेगा, उन्हीं नज़रों से देखना पड़ेगा। यानी जो भारत उभर रहा है तो वो दुनिया की नज़रों के सामने है। खैर, तो जब ये राहुल गांधी जब इस ढंग से बातें करने लग गए यहाँ पे इंडिया में, तो इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय जो जियो पॉलिटिकल होता है उस पर प्रभाव पड़ने लग गया। तो जो है जिनपिंग परेशान हो गया। तो जिनपिंग ने कायदे से इनको हड़काया होगा कि भाई देख, तो हमारी बदनामी मत कर, नहीं तो हम जो एमओ की जो शर्तें हैं, अब जो एमओई में जो शर्तें हैं, वो न आप जानते हैं, न मैं जानता हूँ, इवन कांग्रेसी भी नहीं जानते हैं। सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो जो भी इसमें उनका लिखा होगा, जो भी शर्तें होंगी, तो निश्चित रूप से भारत के फेवर में तो नहीं होंगी। अगर आप किसी दुश्मन देश से कोई एमओयू कर रहे हैं और गुप्त एमओयू कर रहे हैं, तो भारत के फेवर में नहीं होगी। तो उन्होंने ब्लैकमेल किया होगा, या जो पैसा जो इनको मिलता है जगह जगह से, जो जिनपिंग के माध्यम से मिलता होगा, उसके जरिए जो उन्होंने रोकने की बात करी होगी कि हम तुम्हें पैसे देना बंद कर देंगे। अब आप ये कहेंगे कि पैसा तो सोरोस भी दे रहा था, वो तो $1 बिलियन देने की बात कर रहा, करीबन 80 अरब रुपए करीबन बात कर रहा है। तो वो अटक रहा थोड़ा, क्योंकि सरकार जो है फॉरेन करेंसी, जो ये सहायता के नाम पर जो देश में दंगा कराने आते हैं, उन पर रोक लगा रही है। रोक ये नहीं कि आप काम मत करो, नहीं करो, आप काम करो, लेकिन ऑडिट कराओ। आप हिसाब दो हमें कि जो भारत के कानून के हिसाब से आप हिसाब दो कि आप ये पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, उसका एक एक पैसे का विवरण दो। तो इस ढंग से जितने भी यहाँ पर जितने भी संगठन हैं जो भारत के खिलाफ आते, चाहे वो इन्वायरमेंटल वाले हों, मानवाधिकार वाले हों, या 56 किस्म के लोग हैं, या आप जितने भी जो लोग हैं यहाँ पर, आप उनका बायो पढ़िएगा सोशल मीडिया में, वो कहेगा मैं पोएट हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं कॉलमनिस्ट हूँ, मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं मानवतावादी हूँ। पता नहीं कितने कितने किस्म के ये जो लगाते हैं, आप समझिए सारे फ्रॉड है, सिर्फ भारत के खिलाफ काम करने के लिए ये सारी इन्होंने अपने को महिमा मंडन करते हैं। तो ये सब आज से नहीं है, बहुत समय से चल रहा है, ये सोरोस के पैसे से या रॉकफेलर के पैसे से। फोर्ड फाउंडेशन के तो आपने देख लिया होगा, केजरीवाल उसकी उत्पत्ति है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनका कबीर वो था, फाउंडेशन था। तो किस ढंग से वो करते हैं, कब्जा करते हैं। तो वो पैसा बंद हो गया और 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, और उसमें क्या लिखा हुआ एमओयू में, अगर वो सार्वजनिक हो जाए तो कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी। तो जिनपिंग के दबाव पर जो है इनको ये कहना पड़ा कि जो है सद्भावना फैला रहा है। लेकिन उसने अपनी तरफ से कहा, मालिक बस मैंने अपना काम कर दिया, अब मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वही स्थिति ये है, जब वो कहते सद्भावना फैला रहा है, तो उसके पीछे यही कारण है। बाकी तो उनका जो दलितों पर अत्याचार, अब दलितों वाला भी एक किस्सा मैं बताता हूँ। आपको याद होगा हाथरस वाला मामला,
जो हाथरस में एक लड़की जिसकी हत्या हुई थी, मतलब चोट फटने के उसके एक हफ्ते बाद जो है हत्या हो गई, वो उसकी मृत्यु हो गई। क्या मामला था, वो मामला हर कोई जानता है। लेकिन इन्होंने जो है पूरे देश में जो गिद्ध की तरह आ गए थे और इसको दलित उत्पीड़न बनाया, सवर्ण बनाम दलित का बनाया। जितने भी ये गिद्ध थे सारे के सारे वहाँ जा करके ये करने लगे। हालांकि ऐसे राजस्थान में रोज होता है, राजस्थान वाला मामला कभी नहीं उठाएंगे, लेकिन इनका उठाया। अब उसका जो है फैसला आ गया है, इनका सारी नकाब उतर गई है। उन कोर्ट में जो कहा, उसने कहा ये गैर इरादतन हत्या थी, इसमें कोई न सामूहिक बलात्कार था न कोई बलात्कार था, लेकिन इनका यही इशू था। आज उस समय जितने भी ये लोग थे, अब इन्होंने चुप्पी साध दी। इस फैसले के बाद जो है ये लापता हो गए। तो इस ढंग से ये लोग जो है वो बनाते हैं, इशू बनाते हैं, जानबूझ के करते हैं। रोहित वेमुला को जो है ऐसे पता नहीं कितने छात्र आत्महत्या करते हैं, लेकिन इशू जो है कि उस पर अत्याचार, क्या अत्याचार भाई? वो खाली रोहित वेमुला थोड़ी, बहुत और भी छात्र हैं। और ये तो वो था शायद MA BA जो भी कर रहा होगा, जो कि दुनिया में कोई महत्व नहीं रखता। IIT के छात्र भी करते हैं, इतना प्रेशर रहता है पढ़ाई का। अब जो है, अब मैं एक थोड़ा सा एक और सब्जेक्ट लूँगा, दो टॉपिक में छोटे छोटे वो होता है। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। एक तो उन्होंने अडानी पे कमेटी बनाई, बहुत अच्छा किया, जांच होनी चाहिए। और ये जो जांच जो होगी, इसका फ़ायदा मोदी जी को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि ऐसा कहीं हुआ ही नहीं जो कि किसी प्रधानमंत्री कहने पर जो है बैंक लोन दे या LIC लोन दे। एक अच्छा बिजनेसमैन है तो उस पर सब कोई पैसा लगाता, हमने भी पैसे लगाए, हम भी लगाते हैं, कभी अंबानी के शेयर में लगाते हैं, कभी मतलब कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा जितना हमारे पास होता है। तो हम भी ये उम्मीद करते हैं किसी का अगर IPO आ गया और उससे कुछ फ़ायदा हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित करी, लेकिन यहाँ पर जो है दो लोग ऐसे रखे जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, माने एंटी मोदी या एंटी सरकार या एंटी BJP हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम है सोमशेखर सुंदर सेन। ये जो है लगातार सरकार के खिलाफ बोलते रहता है, वकील है, इसको शायद हाई कोर्ट का जज बना रहे थे, सरकार ने रोक दिया, क्योंकि वो जानते, इनकी फितरत जानते कि ये कैसा आदमी है। ये जो है कोई तथ्यों को लेकर इसका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि सरकार का विरोध करना। अगर सरकार लोगों को खाना दे रही है तो क्यों दे रही है, और खाना नहीं दे रही तो क्यों नहीं दे रही है। और जो दूसरा है नंदन नीलेकणी, वो कांग्रेस से टिकट लड़ चुके हैं। तो इस पूरी कमेटी में कामत भी है, एक आध और भी हैं, और सप्रे जो इसके अध्यक्ष हैं वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो एक तो उन्होंने अपने भाई बंधु को जो है कुछ वो दे दिया है, राहत दे दी है, जज बन गए। हालांकि 2 महीने कह रहे कि 2 का 4 महीने भी हो सकता है ये हो गए, तब तक के लिए जो है उनको दाल रोटी का प्रबंध हो गया। तो ये जो 2 लोग बनाए गए हैं, तो ये घोषित जो है एंटी BJP हैं, एंटी मोदी हैं, क्योंकि ये तो चुनाव लड़ चुके हैं नीलेकणी। इसमें से जो एक ही जेन्युइन आदमी मुझे जो लगते हैं वो है OP भट्ट। वो स्टेट बैंक के चेयरमैन रहे हैं, तो वो इस बारे में ज़्यादा जान सकते हैं कि किस तरह, क्योंकि वो कैपिटल मार्केट भी होता है ना इसमें, स्टेट बैंक का तो एक पूरी ब्रांच है इसमें, MD लेवल का होता है। तो उन लोगों की नज़र रहती है। तो वो भी अपने, अगर वो करेंगे इसमें कोई राय देंगे, तो वो भी अपने MD से जो रिटायर्ड होंगे या प्रेजेंट होंगे, जिनके संबंध होंगे, उनसे राय देंगे। तो इसमें एकमात्र जानकार व्यक्ति जो है OP भट्ट है। तो आप ये देखिए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को, ये कमेटी बनाई, कैसे लोगों को इसमें भरा। अब सुप्रीम कोर्ट का मैं एक दूसरा डिसीजन बता रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एक सदस्य रहेगा, 3 सदस्य बनी रहेगी, एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष नेता और एक जो है CJI। अब सवाल है भाई, CJI और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो एक ही रैंक के, दोनों स्वायत्त संस्थाएं हैं। कल के दिन जो है, पहली बात है कि आपका काम जो है न्याय देना है, आप कानून बनाना कहीं पर आपका वो नहीं है। हालांकि एक जज ने किसने कहा कि ये बीती बात होगी कि हम कानून नहीं बना सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि आप कानून बना सकते हैं तो आप इस जनता का अपमान कर रहे हैं।
वी द पीपुल माने जनता के द्वारा चुने हुए लोग, न कि परिवार से चुने हुए जज। तो अगर कल के दिन माना सरकार कहती है कि चीफ जस्टिस के लिए जो है एक लॉ मिनिस्टर बैठेगा, एक यूपीएससी का चेयरमैन बैठेगा और एक चीफ इलेक्शन कमीशनर बैठेगा, वो जाके चुनेगा, तो तब क्या करेंगे? हालांकि सरकार करती नहीं करती, लेकिन ये स्थिति हो सकती, मतलब उसी लॉजिक से, जिस लॉजिक से आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो है सीजीआई भी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? उसके अंदर ऐसी क्या दिव्य दृष्टि है कि वो जान ले कि ये आदमी जो जो ये 5-7 कैंडिडेट हैं, इनमें से ये सही है। चलो पैरामीटर होंगे, ठीक है भाई, इसकी सीआर अच्छी ये है, लेकिन आप कैसे जानोगे ये कल के दिन कैसे काम करेगा? तो सीजीआई को या कॉलेजियम सिस्टम ने इनको ये समझ लिया कि हम जो है भगवान के बाद, हम भगवान और मनुष्य की बीच की कड़ी हम हैं, हम पैगंबर हैं, हम भगवान के जो बताता वो जो है हम आगे वो भेजते हैं, मतलब हमारे बराबर ईमानदार कोई नहीं हो सकता। तो ये देखिए टकराव का बिंदु है। कल के दिन जो है अगर 2024 में, तब तक तो शायद ये रिटायर हो भी जाएंगे, ये जो सीजीआई अभी चंद्रचूड़ है, जिनके पिताजी भी सीजीआई थे और उनके बेटे भी शायद कभी ना कभी बनेंगे, क्योंकि ये तो सिस्टम भी, कॉलेजियम का मतलब ही है कि हमारे जितने भी नज़दीक के लोग हैं हमारा परिवार है। उन्होंने एक किस्म से ये आप ये समझिए कि सरकार को चेतावनी दी, ये चेतावनी है, या सरकार को जो है घुड़की दी है कि हम ये कर सकते हैं, हम कानून बना सकते हैं, तुम्हारा लोग तो जाए भाड़ में। तो ये टकराव होना है और ये बिल्कुल टकराव की ओर बढ़ रहे हैं, और कल के दिन सरकार भी कानून लाएगी संसद में, ताकि इस ढंग के जो है, जो संसद के लेजिस्लेटिव की जो पावर्स हैं वो जो है न्यायपालिका न छीने। आज ये कह रहे, कल के दिन अगर माना जो बात ये कर रहे, कल के दिन चीफ इलेक्शन का मैं भी वो हूँ, स्वायत्त बॉडी है मेरी भी, मैं भी उतना ही स्वतंत्र हूँ जितना सीजीआई। कल के दिन वो आपने चुनाव कर दिया, मैं इन चुनाव को नहीं मानता हूँ, मेरी तरफ से प्रधानमंत्री जो है राहुल गांधी होगा या केजरीवाल होगा, तो क्या ये माना जाएगा? तो इस ढंग से जो ये परिस्थितियाँ जो हैं, तो इनका निदान अल्टीमेटली जनता ने ही करना है। जितना कुछ ये सब हो रहा है जनता इसको देखेगी, इसको करेगी, और जो है 2024 तक आप इंतजार करिएगा क्या होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।